आज के इस विशेष और बहुत ही गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है। आज हम शैक्षिक सामग्री, खास तौर पर 9वीं कक्षा के विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य कोई किताबी ज्ञान रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे आसपास मौजूद हर साधारण चीज, जैसे पानी हो, हवा हो या खाने का नमक हो, उनके भीतर आखिर कौन से अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। सही कहा आपने। मैं इस डीप डाइव की शुरुआत इस एक विचार से करना चाह रही थी कि ब्रह्मांड की हर एक चीज किसी न किसी पदार्थ से बनी है। हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, सब पदार्थ है। हाँ, और अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो पदार्थ की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। ब्रह्मांड में वो सभी वस्तुएं जिनमें अपना द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है, और जो स्थान घेरती हैं, जिनका अपना आयतन या वॉल्यूम होता है, वही पदार्थ कहलाती हैं। मतलब आसपास बहने वाली हवा, बादलों से गिरने वाली बारिश की बूंद या फिर रेत का एक छोटा सा कण भी, ये सभी पदार्थ है क्योंकि इनमें वजन है और ये जगह घेरते हैं। बिल्कुल, यही विज्ञान का पैमाना है किसी भी चीज को पदार्थ मानने का। तो यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा था। अगर हर भौतिक चीज पदार्थ है, तो फिर वो क्या है जिसे विज्ञान पदार्थ नहीं मानता? जैसे सूरज की रोशनी या फिर हमारी भावनाएं, किसी के लिए प्यार या गुस्सा, या हमारे विचार। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, विज्ञान इस मामले में एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचता है। प्रकाश, भावनाएं या विचार ये पदार्थ की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है ना? हाँ, एकदम सही। इनमें ना तो कोई वजन होता है और ना ही ये कोई जगह घेरते हैं। एक विचार आपके दिमाग पर कितना भी गहरा असर क्यों न डाले, वो भौतिक रूप से कोई आयतन नहीं घेरता। ये बहुत ही रोचक है। और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का नजरिया इससे काफी अलग था। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को पंचतत्व में बांटा था: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। बिल्कुल, वो दुनिया को देखने का एक बहुत ही समग्र और दार्शनिक नजरिया था। लेकिन आधुनिक विज्ञान चीजों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर परखता है। और जब हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से पदार्थ की गहराई में जाते हैं, तो वो हमारी कल्पना से बहुत परे हैं। हाँ, वो कणों वाला रहस्य। मैंने इस स्रोत में एक हैरान करने वाला आंकड़ा पढ़ा था। पानी की सिर्फ एक छोटी सी बूंद में लगभग 10 की घात 21 कण होते हैं। मतलब 1 के आगे 21 शून्य। जी हाँ, 10 की घात 21। ये इतनी विशाल संख्या है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कण इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। इसे समझने के लिए वो प्रयोग बहुत सटीक बैठता है जो अक्सर विज्ञान की कक्षाओं में होता है। अगर पानी से भरी एक बाल्टी में पोटेशियम परमैंगनेट या फिर डिटॉल की सिर्फ एक बूंद मिला दी जाए, तो वो पूरे पानी का रंग या महक बदल देती है। सही कहा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एक बूंद में लाखों करोड़ों अत्यंत सूक्ष्म कण पहले से मौजूद होते हैं। जब वो पानी में जाते हैं तो चारों तरफ फैल जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि अगर हम उस रंगीन पानी से एक मग निकालकर सादे पानी की दूसरी बाल्टी में डाल दें, तो वो भी रंगीन हो जाएगा। ये साबित करता है कि कण विभाजित होते होते इतने छोटे हो जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब इन सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझने के लिए हमें इनके 3 मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों पर बात करनी चाहिए। हाँ, तो पहला जादुई गुण है कणों के बीच का रिक्त स्थान, यानी खाली जगह। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो जब हम एक गिलास पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो पानी का स्तर ऊपर नहीं उठता। दीवार की तरह आपस में चिपके नहीं होते, उनके बीच जगह होती है। एकदम सही। जब चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो चीनी के क्रिस्टल टूटकर सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं, और ये चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद उसी खाली जगह में जाकर छिप जाते हैं। इसलिए ग्लास में पानी का आयतन बिल्कुल नहीं बढ़ता। अब अगर हम कणों के दूसरे जादुई गुण की बात करें तो वो है निरंतर गतिशीलता। हाँ, निरंतर गतिशीलता, जिसका मतलब है कि कण कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। जैसे अगर हम कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जला दें तो बिना पंखा चलाए भी उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। या फिर पानी में डाली गई स्याही की बूंद अपने आप पूरे पानी को नीला कर देती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कणों में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। विज्ञान की भाषा में इस अपने आप घुलने मिलने की प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है।
और मैंने पढ़ा था कि तापमान का इस पे बहुत बड़ा असर होता है। जैसे ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है। बिल्कुल। तापमान बढ़ने से कणों को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, उनकी गति तेज हो जाती है। इसीलिए जब रसोई में गर्मा गर्म खाना पक रहा होता है तो उसकी महक कई कमरों दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। ये बहुत ही आम अनुभव है। अब आते तीसरे गुण पर, जो है आकर्षण बल। जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अगर नल से पानी बह रहा हो और मैं अपनी उंगली से उस पानी की धार को काटने की कोशिश करूं तो वो कटती नहीं है, उंगली के पार होते ही वापस जुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर पदार्थ के कण एक दूसरे को एक अदृश्य बल से खींचते हैं। पानी के कण एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये बल हर चीज में एक जैसा नहीं होता है ना। अगर मैं एक चौक, एक रबर बैंड और लोहे की कील पर हथौड़ा मारूं तो चौक तुरंत टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि चौक के कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। रबर बैंड शायद खिंचकर टूट जाए, लेकिन लोहे की कील का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोहे के कण एक दूसरे को बहुत ही शक्तिशाली बल से जकड़े हुए हैं। इसी आकर्षण बल और कणों के बीच की खाली जगह के आधार पर ही हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं को देखते हैं: ठोस, द्रव और गैस। सही कहा। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद हैं जो थोड़ा भ्रमित करते हैं। जैसे रबर बैंड, उसे खींचने पर तो उसका आकार बदल जाता है, फिर वो ठोस कैसे हुआ? या फिर स्पंज, उसे तो हम आसानी से मुट्ठी में दबा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, रबर बैंड का आकार तभी बदलता है जब उस पर बाहर से बल लगाया जाता है। बल हटाते ही वो वापस अपने मूल आकार में आ जाता है, इसलिए वो ठोस है। और स्पंज के मामले में? स्पंज के अंदर असल में हवा के छोटे छोटे छेद होते हैं। बिल्कुल। जब आप स्पंज को दबाती हैं तो आप स्पंज को नहीं दबा रही होती, आप उन छेदों में फंसी हवा को बाहर निकाल रही होती हैं। पकड़ ढीली करते ही हवा वापस भर जाती है, इसलिए स्पंज मूल रूप से ठोस ही है। समझ गई। अब ठोस के बाद आती है द्रव अवस्था, यानी लिक्विड्स। इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं। इनमें तरलता का गुण होता है। हाँ, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है, इसलिए बह सकते हैं। आप 1 लीटर पानी को बोतल में रखें या भगोने में, वो रहेगा 1 लीटर ही, बस बर्तन का आकार ले लेगा। और फिर आती है सबसे स्वतंत्र अवस्था, गैस। गैस का न तो कोई निश्चित आकार है, न ही आयतन, लेकिन गैसों का एक ऐसा कमाल का गुण है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं: संपीड्यता, यानी कंप्रेसिबिलिटी। गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है क्योंकि उनके कणों के बीच खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। और इसका सबसे बेहतरीन व्यावहारिक उदाहरण हमारे घरों की रसोई में रखा एलपीजी सिलेंडर है। एक छोटे से सिलेंडर में 14 किलो गैस को भारी दबाव डालकर संपीड़ित कर दिया जाता है। बिल्कुल। और वाहनों में चलने वाली सीएनजी या अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। गैस के कणों के बीच की उस विशाल खाली जगह का ही फायदा है। ये तो हुई अवस्थाओं की बात, लेकिन ये अवस्थाएं बदलती भी है ना, जैसे बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना। हाँ, तापमान और दाब में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन पर बर्फ पिघलती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज का जिक्र है, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये बड़ा दिलचस्प है। जब हम बर्फ को पिघलाते हैं और लगातार ऊष्मा देते रहते हैं, तब भी जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान 0 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता। और वो दी जा रही ऊष्मा आखिर जा कहाँ रही है? ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली लगती है। हाँ, मतलब नीचे से गैस जल रही है, लेकिन थर्मामीटर का पारा नहीं चढ़ रहा। असल में वो सारी ऊष्मा तापमान बढ़ाने के बजाय कणों के बीच मौजूद उस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो रही होती है। वो ऊष्मा पदार्थ के भीतर छिप जाती है, इसीलिए उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यही चीज उबलते पानी के साथ भी होती है। जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता, तापमान 100 डिग्री पर ही रुका रहता है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल है, 100 डिग्री वाले खौलते पानी से ज्यादा जलन 100 डिग्री की भाप से क्यों होती है? इसका सीधा कारण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। जब पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है तो वो कणों के बंधन तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा सोख लेता है। मतलब भाप के पास 100 डिग्री के तापमान के साथ साथ वो अतिरिक्त छिपी हुई ऊर्जा भी होती है। बिल्कुल। और जब वो भाप त्वचा से टकराती है तो वो दोनों तरह की ऊष्मा छोड़ती है, जिससे जलन कहीं ज्यादा गंभीर होती है। ये तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनने की बात हुई, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो बीच की द्रव अवस्था को पूरी तरह छोड़कर सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं।
इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। हाँ, जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, वो कभी पिघलता नहीं है, सीधे हवा में उड़ जाता है। और वो ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शादियों में या फिल्मों में जो कृत्रिम धुएं का प्रभाव होता है, वो इसी ड्राई आइस के ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। और इसका उल्टा भी होता है, निक्षेपण या डिपोजिशन, जिसमें गैस सीधे ठोस बन जाती है। साथ ही अवस्था बदलने में सिर्फ तापमान ही नहीं, दाब का भी खेल है। दबाव बढ़ाकर और तापमान घटाकर गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। सही कहा। अब हम अपने आखिरी और सबसे रोजमर्रा के विषय पर आते हैं, वाष्पीकरण और शीतलता, इवेपोरेशन और कूलिंग। पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री चाहिए, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए हमें पानी को उबालना नहीं पड़ता। बिल्कुल, क्वथनांक से कम तापमान पर ही द्रव के धीरे धीरे वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। और ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे सतह का क्षेत्रफल, हम हमेशा कपड़े फैलाकर सुखाते हैं ताकि वो जल्दी सूखें। हाँ, और तापमान भी। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, हवा की गति तेज हो तो भी जल्दी सूखते हैं। लेकिन अगर हवा में पहले से ही नमी हो, जैसे बारिश के मौसम में, तो कपड़े सूखने में बहुत समय लगता है। एकदम सही। पर इस वाष्पीकरण का सबसे बढ़िया हिस्सा यह है कि ये अपने आसपास ठंडक पैदा करता है। जैसे गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना, सूती कपड़ा पसीना सोखता है और जब वो पसीना वाष्पीकृत होता है तो हमारे शरीर से गर्मी को सोख लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। यही विज्ञान मटके के पानी को ठंडा रखने में भी काम आता है। कण अपने आसपास से ऊष्मा सूखकर हवा में उड़ जाते हैं और पीछे ठंडक छोड़ जाते हैं। नहाने के बाद पंखे के नीचे जो ठिठुरन होती है, वो भी इसी का नतीजा है। और वो जो फ्रिज से निकाले हुए ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं, वो कैसे होता है? वो गिलास के अंदर का पानी बाहर नहीं आता। असल में हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडे गिलास से टकराती है, अपनी ऊर्जा खो देती है और गैस से वापस द्रव अवस्था में बदलकर बूंदों के रूप में दिखने लगती है। क्या बात है! इन सब बातों से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान सिर्फ मोटी-मोटी किताबों में कैद नहीं है। विज्ञान रसोई के गैस सिलेंडर में है, सूखते हुए कपड़ों में है और यहाँ तक के शरीर से सूखने वाले पसीने में भी है। बिल्कुल, हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना के पीछे एक बहुत ही तार्किक विज्ञान काम कर रहा है। इस चर्चा को खत्म